सो वेलकम यू ऑल। आज जो हम लोग प्रैक्टिकल का टॉपिक देखेंगे वो बेसिकली डील करता है ड्रग फॉर्मुलेशंस पे। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तुम लोगों को उसमें ये आएगा, जो स्पॉटर्स रहेगा जनरली जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या है कि वो एक चीज़ वहाँ पर रखा रहेगा, तुमको आइडेंटिफाई करना है कि ये एम्प्यूल है कि वाइल है कैप्सूल्स है, क्या चीज़ है तुमको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस रहेगा उसके साथ कि इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप का इसका यूज़ है पेशेंट केयर में, और इसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसी सब को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक क्या है, इसको पीएच 1.3 भी बोलते हैं, दैट इज एन्यूमरेट एंड आइडेंटिफाई ड्रग फॉर्मुलेशंस। ठीक है ना, एन्यूमरेट एंड आइडेंटिफाई ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। आज भी विश्वास सर से मेरा बात हो रहा था, जो पहले हजारीबाग में फार्मा के एचओडी थे। तो उन्होंने बोला है कि बच्चों को प्रैक्टिकल कॉपी भी बनाना है और लॉग बुक भी बनाना है। तो लॉग बुक का मैं शेयर करूँगा पीडीएफ, सब लोग उसको प्रिंट करा लोगे और शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके भरते रहो, सो दैट लास्ट में कोई हासिल नहीं हो, है ना। और अगर तुम लोगों का कोई ऐसा सिस्टम है कि लॉग बुक तुम लोग जूनियर वूनियर से लिखवाते हो, तुम लोग अपना सीनियर लोग का लिखे हो, तो देखो तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। अगर तुम वही काम करोगे जो तुम्हारे सीनियर्स तुमसे कराए हैं, तो तुम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉलेज को मिस कर लोगे। अब आके तुम्हारा मर्जी, जो करना है तुम करो। हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई और तुम्हारा लॉग बुक लिखा है तो ऑब्वियसली आई विल बी डिडक्टिंग योर मार्क्स। तो तुम लोग सोच लो क्या करना है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी को हम लोग डिस्कस किए थे। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स विद द बायोलॉजिकल सिस्टम, है ना। तो ड्रग का डेफिनेशन हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। ड्रग क्या है? ड्रग इज एनी सब्सटेंस जो तुम्हारा कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम को जाके एक्सप्लोर करता है, मॉडिफाई करता है, और हम लोग जनरली इसको डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी ड्रग का पूरा यूटिलाइजेशन का स्टडी जो है वो क्या है? फार्माकोलॉजी, दैट इज इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स विद द बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है ना, इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग विथ बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, it is also known for producing an effect of drug must interact with the biological system। कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ड्रग का इफेक्ट चाहिए तो उसको कहाँ है? इंटरेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग को आखिर क्यों अलग अलग फॉर्मुलेशंस चाहिए? क्वेश्चन ये आएगा ना भाई दिमाग में कि वाई डू वी नीड डोजेज फॉर्म्स, अलग अलग डोजेज फॉर्म्स आखिर चाहिए ही क्यों, है ना। ठीक है, तो पहला तो है कि टू एडमिनिस्टर एक्यूरेट डोज। ठीक है, टू एडमिनिस्टर एक्यूरेट डोज। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल मान लो कि 500 मिलीग्राम का अजिथ्रोमाइसिन है तुम्हारे पास। ठीक है, अब मान लो तुमको एक छोटे बच्चे को जो कि 10 kg का है, उसको तुमको अजिथ्रोमाइसिन देना है। अब अजिथ्रोमाइसिन का डोजिंग कैसे होता है? 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है ना, और पर डोज भी बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसको उस टाइम पे एक दिन में उतना ही चाहिए। ठीक है, अब इस बच्चे के लिए ये डोज कितना बन जाएगा? 100 मिलीग्राम। अब क्या है, 500 मिलीग्राम का तुमको 5 टुकड़ा करना पड़ेगा, तब जाके उस बच्चे का डोज आएगा। ठीक है, बट ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली हम लोग 5 टुकड़ा कर ले एक टैबलेट का? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको सिरप फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, अब मेरे पास मान लो कि सिरप फॉर्मुलेशन मार्केट में कैसा आता है? जनरली 5 ml में 100 mg का भी आता है, 5 ml में 200 mg का भी आता है। तो दोनों ही केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इसको अगर 5 ml पर डे देंगे तो हो जाएगा, या इसमें 2.5 ml पर डे देंगे तो भी हो जाएगा। समझ में आया बात? तो इस वजह से हम लोगों को डोजेज फॉर्मुलेशंस अलग अलग चाहिए होते हैं, अलग डोजेज फॉर्म चाहिए होते हैं। उसके बाद और एक रीज़न क्या है कि वाई डू वी नीड डोजेज फॉर्म? प्रोटेक्शन फ्रॉम
गैस्ट्रिक जूस, है ना, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि दवा जाने के बाद पेट में डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए उसको बनाते हैं ऐसा एंटेरिक कोटेड, जो पहले के क्लासेस में भी तुमको बताया हूँ मैं, ईसी भी बोलते हैं इसको, है ना, एंटेरिक कोटेड, सो दैट दवा जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो, है ना, एब्डोमेन में जाने के बाद वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। उसके बाद फिर बहुत बार इसका अलग अलग डोजेज फॉर्म बनाने का एक और रीज़न होता है फॉर मास्किंग द टेस्ट एंड ओडर, जो उसका महक है। जैसे तुम लोग जानते होगे कि एसिब्रोफाइलिन, है ना, एसिब्रोफाइलिन नाम का एक दवा आता है जो हम लोग एज अ ब्रोंकोडाइलेटर यूज़ करते हैं अस्थमा, सीओपीडी, ये सब का पेशेंट में। ठीक है, तो इसका जो स्मेल है ना, इट हैज़ गॉट अ वेरी बैड स्मेल। ठीक है ना, ये स्मेल को मास्क करने के लिए बहुत बार इसमें कोटिंग किया जाता है। ठीक है ना, अलग अलग तरह का टेक्निक्स यूज़ किया जाता है, डोजेज फॉर्म क्रिएट कराया जाता है सो दैट इसका जो स्मेल है वो क्या हो सके, मास्क हो सके, इसका टेस्ट से पेशेंट अनॉयड होकर वोमिटिंग ना कर दे। ठीक है ना, उसके बाद और एक रीज़न क्या होता है, प्लेसमेंट ऑफ द ड्रग विद इन बॉडी टिश्यूज एंड बॉडी कैविटीज। ऐसा जगह में उसको पहुंचाना है जहाँ पे क्या है कि तुम डायरेक्टली हो सकता है कि टैबलेट या कैप्सूल को ना पहुंचा पाओ। जैसे हमने एक इंजेक्शन को बना लिया, इंजेक्शन को हम चाहें तो वेन में भी दे सकते हैं अगर एक्वस फॉर्मुलेशन है तो, या फिर हम लोग चाहें तो उसको छोटा डोज है तो इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। ठीक है ना, या इंट्रा पेरिटोनियल भी हम लोग दे सकते हैं। सो प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द within body tissues, within body tissues and body cavities, within body cavities। ठीक है ना, ये भी एक रीज़न है कि वाई डू वी नीड डोजेज फॉर्म्स। उसके बाद और एक रीज़न क्या है, डिसाइडिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है ना, डिसाइडिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। तो बहुत बार क्या है, तुमको ऐसे ड्रग्स बनाने पड़ेंगे जो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशंस में आते हैं। जैसे बहुत बार तुम देखोगे ड्रग के आगे लिखा रहता है, जैसे एक दवा आता है निकाडिया, इसमें है तुम्हारा नीफेडिपिन। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्या है, बीपी कम करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है ना, तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि ब्लड प्रेशर घट जाता है, बट ये क्या है तुम्हारा, ब्लड प्रेशर को बहुत फास्ट डिक्रीज कर सकता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर फास्ट डिक्रीज ना हो, ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज हो। तो हम लोगों ने इसका एक फॉर्मुलेशन बनाया, उसका नाम रख दिया निकार्डिया XL30। ठीक है, तो अभी क्या है, मार्केट में तुम्हारा निकार्डिया XL30 भी आता है, 60 भी आता है, और अब ये लोग 90 भी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा टेक्निक्स है, क्या है, टेक्निक्स है सो दैट उसको दवा को लंबा एक्टिंग बनाया जा सके। ठीक है ना, तो इसीलिए अलग अलग डोजेज फॉर्मुलेशन चाहिए होता है उसका हाफ लाइफ के हिसाब से। अनदर रीज़न क्या है भाई, अलाउइंग एंट्री ऑफ इनसॉल्यूबल ड्रग्स इन द बॉडी। ठीक है ना, ऐसे ड्रग्स दो जो ओरली हम अगर देंगे तो वो ब्लड में आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो उनका अलग डोजेज फॉर्म जो आईवी हो, या ऐसा हो कि जैसे मान लो हेपेरिन है, तो हेपेरिन का मॉलिक्यूलर वेट इतना ज़्यादा है कि वो क्या होगा, अगर हम ओरल फॉर्मुलेशन उसका दे भी दें तो वो ट्रैवर्स करके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर के नहीं आ पाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको इंजेक्टेबल बना करके देना पड़ता है। तो ये 5-6 क्या है रीज़न है, दैट इज़ वाई डू वी नीड डिफरेंट डोजेज फॉर्म, कि अलग अलग डोजेज फॉर्म्स का होने का फ़ायदा क्या है ना, वाई डू वी नीड डोजेज फॉर्मुलेशंस। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फॉर्म्स ऑफ ड्रग डोजेज फॉर सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, कैसा कैसा हम लोग अगर बनाएंगे उसको, तो हम लोग उसको सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे सकते हैं। तो डोजेज फॉर्म अलग अलग क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ ड्रग डोजेजेस फॉर सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, तो सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे
सॉलिड डोजेज फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ये सब तुम्हारा प्रैक्टिकल का जो बुक जो हम बताए हैं तुम लोगों को, उसमें बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। ये सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स क्या क्या हो सकता है, जैसे पाउडर। तो पाउडर क्या है, इट इज अ फाइनली पल्वेराइज्ड या ग्राइंडेड फॉर्म ऑफ ड्रग and it is not possible to differentiate with simple or between simple and compound powder forms. नेकेड आई से तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है ना। तो इसीलिए सिंपल और कंपाउंड पाउडर फॉर्म में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। बट दो अलग अलग तरह के पाउडर हो गए, एक हो गया सिंपल, एक हो गया कंपाउंड। तो सिंपल में क्या रहेगा, ऑब्वियसली तुम्हारा जो ड्रग है सिर्फ वही रहेगा। कंपाउंड में इसको हम लोग किसी के साथ मिला करके बनाते हैं, दोनों का पाउडर फॉर्म जनरली। अभी पैरासीटामोल को हम पीस दें और एक बार डिस्प्रिन को हम पीस दें, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा। उसी तरह से एक और सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैन्यूल्स, है ना। तो व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर इज बाउंड टुगेदर विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अ बाइंडिंग एजेंट, द डोजेज फॉर्म इज कॉल्ड एज ग्रैन्यूल्स, है ना। जिसको तुम देख के हाथ के बीच में अगर फील करोगे तो तुमको छोटा छोटा दाना जैसा फील होगा। एक और डोजेज फॉर्म है जो बहुत कॉमन है, टैबलेट, है ना। जब स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ पाउडर को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं इन द शेप ऑफ डिस्क, द प्रोडक्ट इज नोन एज टैबलेट, है ना। और अलग अलग साइज में, शेप में हम लोगों को देखने को मिलता है। कोई कोई टैबलेट तुम देखोगे कि राउंड रहेगा, इस तरह से डिस्क टाइप का, ठीक है। कुछ टैबलेट तुम देखोगे कि इस तरह का लंबा ऐसे करके सिलिंड्रिकल शेप में रहेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है, सब कंपनी अलग अलग बनाता है। बहुत सारा कंपनी तो अपना स्टाम्प भी डाल देता है उस पर, जैसे ऐसे बनाया और उसमें लिख दिया डिस्प्रिन, समझिए ना, ठीक है। तो ये भी बहुत जगह पे देखने को मिला है। तो टैबलेट क्या हो सकता है, सिंपल एंड डिस्पर्सिबल टैबलेट हो सकता है, ठीक है ना। इट कैन बी सिंपल एंड डिस्पर्सिबल, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा अगर पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा। इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन, ये सब सब क्या है, घुल जाता है बहुत बार। तुम देखे होगे कि म्यूसिनैक का एक टैबलेट आता है, म्यूसिनैक, इसमें एन एसिटाइल सिस्टीन होता है, ठीक है ना। इट इज अ ड्रग विच इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग द थिक म्यूकस, इसीलिए उसका नाम रख दिया म्यूसिनैक। तो ये जैसे पानी में डालोगे घुल जाता है, ठीक है ना। तो एफर्वेसेंट भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। एंटेरिक कोटेड भी हो सकता है टैबलेट्स, इट कैन बी एंटेरिक कोटेड, जो चिकना रहेगा देखने में, ऊपर से टच करेंगे तो स्लाइमी जैसा लगेगा पानी लगने के बाद। तो ईसी करने का मेन रीजन क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस से उसको बचाना है। उसके बाद सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन आता है ना, एसआर भी बोलते हैं उसको, या कंट्रोल्ड रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन, एक्सआर लिखा रहता है बहुत बार, ठीक है। एक्सटेंडेड रिलीज को हम लोग बोल देते हैं। तो ये सब क्या है, स्लोली डिजॉल्व होगा, स्लोली जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेगा, टाइम लगेगा एब्जॉर्ब होने में, ठीक है। फिर चूएबल टैबलेट्स भी आता है, ठीक है, जैसे डाइजीन का टैबलेट आता है, वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ चूएबल टैबलेट्स है, ठीक है ना, डाइजीन। उसी तरह से एक बहुत फेमस फॉर्मुलेशन है जिसको हम लोग कैप्सूल्स बोलते हैं ना। कैप्सूल्स क्या है, इट इज़ इजी टू आइडेंटिफाई अ कैप्सूल, ऑब्वियसली सिलिंड्रिकल शेप होता है, आउटर कवरिंग जो है होता है उसमें एक प्लास्टिक का या तुम्हारा जेलेटिन का, और उसके अंदर क्या होता है, पाउडर फॉर्म में ड्रग को हम लोग भर देते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल कैप्सूल इज फिल्ड विथ पाउडर एंड अ सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल इज फिल्ड विथ ग्रैन्यूल्स विच में बी मल्टी कलर्ड, समझ गए ना। तो अलग अलग कलर का ग्रैन्यूल्स उसके अंदर हो सकता है। उसी तरह से आता है तुम्हारा स्पैंस्यूल्स, क्या बोलते हैं उसको, स्पैंस्यूल्स, SPANSULES, स्पैंस्यूल्स। तो इट इज एन extended release capsule containing granules having many coating of the drug for sustained release, ठीक है। जेल कैप्सूल्स भी आता है। जेल कैप्सूल्स क्या होता है, उसमें एक ही चीज है बट लिक्विड फॉर्म में है, और उसके ऊपर जो है तुम्हारा एक कोटिंग कर दिया गया है, ठीक है ना। तो दीज कैप्सूल्स फॉर्म्स कंटेन जेल और लिक्विड रादर देन पाउडर और ग्रैन्यूल्स, ठीक है ना। तो विटामिन प्रिपरेशन या कार्वॉल का जो कैप्सूल्स आता है, जो हम लोग पानी में डाल करके भाप लेते हैं बहुत बार, कार्वॉल प्लस, ग्रीन कलर का होता है, तुम देखे होगे इस तरह का, ऐसे करके सामने में ऐसे टिप बनाया हुआ रहता है इसका, ठीक है। तो ये कार्वॉल प्लस नाम से भी आता है। सॉल्विन वेपो कैप्स भी आता है तुम्हारा इपका कंपनी का, ठीक है। पेलेट्स आता है, ठीक है। तो पेलेट्स क्या है, दीज आर स्पेशल टैबलेट्स विच आर मेंट फॉर ट्रांसप्लांटेशन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू सो एज टू बी एब्जॉर्ब्ड ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स और मंथ्स एंड समटाइम्स ईयर्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नहीं यूज करके एक ऐसा पिल भी बनाया गया था
जो अभी भी गाँव में बहुत बार यूज़ हो रहा है अभी तक, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पेलेट्स होता है जो ट्रांसप्लांट करके स्किन के नीचे डाल दिया जाता है, वहाँ से वो ग्रेजुअली क्या होता है, एब्जॉर्ब होता रहता है, ठीक है। उसी तरह से अब आते हैं हम लोग, ये सॉलिड डोजेज फॉर्म कंप्लीट हो गया, अब आते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म पे, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, ठीक है। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स क्या क्या है, जैसे तुम्हारा इंटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग अगर यूज कर रहे हैं, तो many medications meant for oral or rectal administration, particularly those meant for pediatric consumption, are available in liquid dosage form। ये क्लास जब लिए थे तो भी हम बताए थे कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स में इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है। इसका समझ तुम जितना अच्छा रखोगे, तुम अपने घर में बच्चों को इन फ्यूचर अपने बच्चों को दवा अच्छा से दे पाओगे, ठीक है ना। तो ये एक्वस फॉर्मुलेशन भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एक्वस फॉर्मुलेशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज अ क्लियर होमोजेनस लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड एंड द सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन इवन ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्टे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सिरप्स क्या है, सिरप्स आर, इट इज अ कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड मेडिकामेंट, इट इज थिकर देन द सॉल्यूशन, उससे क्या होगा, गाढ़ा होगा। बट ये भी एक क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म। एग्जाम में अगर वाइवा होगा, तुमसे बोलेगा कि गिव 3 to 4 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, तो यही सब तुमको बोलना है, एक्वस फॉर्मुलेशन या सस्पेंशन या फिर सिरप्स हो सकता है, ठीक है। इसीलिए सिरप जब भी किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो देख लो, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें SF लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। SF स्टैंड्स फॉर शुगर फ्री, ठीक है। तो शुगर फ्री अगर नहीं लिखा हुआ है और अगर सिरप लिखा हुआ है, तो मान के चलो कि वो शुगर होगा ही होगा उसमें, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या है, इट इज अ कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन दैट हैज द डिसॉल्व्ड मेडिकामेंट एंड इट इज थिकर देन अ सॉल्यूशन। उसी तरह से एक आता है तुम्हारा जिसको हम लोग लिंकटस बोलते हैं, लिंकटस। तो लिंकटस क्या है, इट इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स सम डीमल्सेंट लाइक मेंथोल एंड सम मेडिकेशन। इसका टेस्ट बड़ा अजीब सा हो जाता है, क्योंकि मुंह में जाने के बाद ही मेंथोल क्या होने लगता है, वो एवोपरेट करने लगता है। तो वो कुछ कुछ बच्चे वॉमिटिंग कर देते हैं, इसको देते ही क्या होता है, उनको नॉजिएटिंग फील होता है, ठीक है, और वॉमिटिंग कर देते हैं वो, ठीक है। उसी तरह से एक आता है लिक्विड प्रिपरेशन जिसको हम लोग इमल्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इमल्शन क्या है, इमल्शन इट हैज अ कंसिस्टेंसी लाइक दैट ऑफ अ सस्पेंशन where droplets are suspended in an immiscible vehicle. It can be while in water or water in while। मतलब इमल्शन का डेफिनेशन ही है कि लिक्विड में लिक्विड डिस्पर्स किया हुआ हो, ठीक है ना। तो वाटर इज अ लिक्विड एंड ऑयल इज ऑल्सो अ लिक्विड, तो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल दोनों हो सकता है, ठीक है। बट ऑयल इन वाटर इज कॉमनली यूज्ड, ऑयल इन वाटर इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ यूज ऑफ इमल्शन। The suspended droplets in the emulsion do not settle down easily because it has the emulsifying agent dissolved in it that maintains its structure. Milk is a kind of perfect emulsion. Milk हम लोग सब जानते हैं, example of emulsion कभी तुमसे पूछे कोई तो तुम मिल्क का एग्जाम्पल दे सकते हो। उसी तरह से एक लिक्विड डोजेज फॉर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक, अल्कोहलिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस भी क्या है, एक तरह के लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसमें अल्कोहल मेन जो तुम्हारा डिस्पर्सिंग मीडियम होता है जिसमें डिस्पर्स्ड होता है दवाई, ठीक है। एक और लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसको हम लोग ड्रॉप बोलते हैं, ये भी पीडियाट्रिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। वाइटामिन का ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक का ड्रॉप्स, ये सब बच्चों में मिलता है। उसके बाद और एक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसको हम लोग इनेमा बोलते हैं। तो इनेमा क्या होता है, दीज आर सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस विच कैन बी गिवन पर रेक्टल, है ना। जैसे सलाइन इनेमा आता है, ठीक है। डूफालैक इनेमा आता है, जो हम लोग क्या करेंगे, एनल कैनाल में डालना पड़ता है जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, स्टूल उसका हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसमें इनेमा दे देने से जो रेक्टल कैनाल है तुम्हारा, रेक्टल कैनाल है, मान लो उसमें स्टक हो गया है स्टूल, तो ये इनेमा देने से क्या होगा, इसके चारों तरफ ये लिक्विड जैसा स्प्रेड कर जाएगा वो, ठीक है। वो स्प्रेड कर जाएगा लिक्विड, स्प्रेड कर जाएगा तो फिर ये इवैक्यूएशन इसका होने में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो ये पास होकर के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो इनेमा भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला लिक्विड डोजेज फॉर्म है। अब हम लोग आते हैं फॉर पैरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मतलब पार एंटेरल, नाम ही है क्या चीज़, देखो ध्यान से देखो, पार एंटेरल,
ठीक है। तो एंटेरल वर्ड किसके लिए यूज होता है? जीआई ट्रैक्ट के लिए। किसके लिए यूज होता है? जीआई ट्रैक्ट के लिए। पारेंटरल मतलब हम लोग जीआई ट्रैक्ट को क्या कर गए? बाईपास कर गए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ब्लड को हमको कहाँ पहुंचा देना होगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो डोजेज फॉर्म फॉर पैरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉस्टलियर ऑब्वियसली बिकॉज दे शुड बी स्टेराइल। अब मान लो कि तुम्हारा एक ड्रग है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक है मान लेते हैं हम लोग। तो एक एंटीबायोटिक जो दोनों फॉर्म में आता है, जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन बहुत कॉमनली सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज होता है क्या चीज के लिए? टाइफाइड फीवर के लिए यूज होता है। क्या चीज के लिए यूज होता है? टाइफाइड फीवर के लिए, ठीक है। तो ciprofloxacin is an antibiotic which is used for enteric fever। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम चाहो तो उसको कैसे दे दो? उसको दे दो ओरल। तो अगर तो पेशेंट फिट एंड फाइन है, चल फिर रहा है फर्स्ट क्लास, तो उसको ओरल देंगे ना, ठीक है। बट अगर नहीं, उसका तबीयत उतना ठीक है, हमको जल्दी इफेक्ट चाहिए, वरीड है, एंग्शियस है, तो विल गिव इंजेक्टेबल और पारेंटेरल। बट कॉस्ट ऑफ थेरेपी में तुमको डिफरेंस हम बताते हैं। देखो, इसका 500 mg का 10 टैबलेट का मान लो अगर तुम स्ट्रिप लेते हो, तो मार्केट में ये ऐसे तो ये फ्री सप्लाई है, गवर्नमेंट में फ्री में मिलता है, ठीक है। बट मान लो तुम खरीदने निकल गए, तुमको 35 रुपया में अच्छा कंपनी का, कितना में? 35 रुपये में अच्छा कंपनी का 10 टैबलेट मिल जाएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। पूरा थेरेपी कंप्लीट करने में कितना लगेगा तुमको? मैक्सिमम 20 टैबलेट। तो कितना रुपया में काम बन गया अपना? 70। ठीक है, तुम 15 दिन भी चला लिए तो 105 मान लो, ठीक है। तो इतना में तुम्हारा थेरेपी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मान लो यही चीज अगर हम इंजेक्टेबल में जाते हैं, तो एक सिंपल सा ब्रांड का इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन कम से कम तुमको 150 से 200 रुपये में आएगा, जबकि ये बहुत बहुत सस्ता एंटीबायोटिक है, बहुत सस्ता, ठीक है ना। तो इतना डिफरेंस है तुम्हारा प्राइस का। अब तुम सोचो अगर बीडी करके अगर चलेगा, तो डेली का 300 रुपया इसका खर्चा बैठेगा, और थेरेपी अगर हम लोग 10 दिन भी चलाते हैं तो पेशेंट को कॉस्ट कितना आएगा? 3,000 रुपया। तो तुम यहाँ 100 रुपया, यहाँ 3,000 रुपया, तो तुम कंपेयर कर लो डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये हम लोग खुद जानते हैं इंडिया में क्या है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कमिंग टू अस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दे आर वेरी रिसोर्स पुअर पीपल। they don't even have the money at times to come to the hospital by a vehicle। तो इसलिए ऐसा में क्या है, हम लोगों को पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉपर इंडिकेशन होगा तो ही बेटर है कि उसको यूज करो, ठीक है। अदरवाइज जब तक हॉस्पिटल में है, फ्री सप्लाई मिल रहा है, पेशेंट को नीड है, तुम चला सकते हो पैरेंटल, उसके बाद फिर ओरल पे शिफ्ट करके उसको डिस्चार्ज कर दो, ठीक है ना। तो अब पैरेंटल में क्या है? सॉल्यूशंस फॉर इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन आता है। दीज आर सॉल्यूशंस फॉर आईवी। आईवी का मतलब इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ये हम लोग चाहें तो दे सकते हैं। दे आर सप्लाइड इन एम्प्यूल्स और वाइल्स, है ना। एन एम्प्यूल इज मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सिंगल डोज एंड इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास एंड इट नीड्स टू बी ब्रोकन फॉर असेसिंग द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये बहुत फेमस और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का वाइवा में, याद रखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्यूल एंड अ वायल, ठीक है ना। तो एम्प्यूल क्या होता है? ये एक फिक्स्ड ग्लास का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको ड्रग को अगर देना है तुमको, तो तुमका नेक को यहाँ से ऐसे करके ब्रेक करना पड़ेगा। बहुत सारा इंजेक्शन तुम देखना, जैसे डाइक्लोफेनाक, एट्रोपिन, वो एड्रेनलिन, ये सब सब फिक्स्ड वाइल में आता है इस तरह से, सॉरी एम्प्यूल में आता है, ठीक है। अब वाइल क्या है? तो वाइल जो है ना तुम्हारा इस तरह का कंटेनर एक रहता है, ठीक है, जो कि ऊपर से फिक्स्ड रहता है, और इसमें जनरली एक रबर का सीलिंग एजेंट रहता है, ताकि तुम मल्टीपल बार चाहो तो तुम निकाल सकते हो ड्रग को, ठीक है ना। द ड्रग कैन बी टेकन आउट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक रबर रहता है और यहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि एक बहुत फेमस एग्जांपल है ड्रग का, उसका नाम है लिग्नोकेन, ठीक है ना। तो ये लिग्नोकेन है क्या भाई? तो इट इज़ अ लोकल एनेस्थेटिक। इट इज़ अ लोकल एनेस्थेटिक। जब भी कोई किसी को चोट लग गया, सूचर लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लोकल एनेस्थेटिक उसको देंगे। ऑब्वियसली मान लो यहाँ पे उसका वुंड है और इस साइड से यहाँ से ऐसे करके तुमको सूचर लगाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन में लोकल एनेस्थेटिक लेके यहाँ इंजेक्ट कर देते हैं। कभी भी वुंड में देखो इंजेक्ट जब करते हैं ना, तो एक जनरल
चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा वुंड है, ठीक है, तो हमेशा ट्राई करो कि जो डैमेज्ड एरिया है ना, तुम्हारा निडल वहीं से घुसना चाहिए, ठीक है, कभी भी यहाँ से मत घुसाओ, ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर से तुम डालोगे, ऑलरेडी इंटैक्ट स्किन है ना, ज़्यादा पेन फील होगा उसको। जो डैमेज्ड स्किन है, जो इन स्किन जो पार्ट है, स्किन में घुसना ही नहीं पड़ेगा तुमको, तुम डायरेक्टली यहाँ से निडल डालो, यहाँ तक पहुँचाओ, और ड्रग देते हुए बैक हुआ जाता है, विड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ड्रग एडमिनिस्टर हो जाएगा दोनों साइड में देके, उसके बाद हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सूचरिंग कर सकते हैं। तो अब क्या होता है ना, बहुत बार एक बार तुम 5 ml निकाले, फिर दिए, फिर दूसरा साइड जाना और तुमको चाहिए, फिर उसमें इंजेक्ट करो, यहाँ से निकालो, फिर दे दो। तो मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, मल्टीपल विड्रॉवल्स, इनफैक्ट आई शुड से कि मल्टीपल विड्रॉवल्स इसमें पॉसिबल होता है, ठीक है ना, मल्टीपल विथड्रॉवल्स आर पॉसिबल, बट वही चीज तुम्हारा इसमें क्या है, पॉसिबल ही नहीं होगा मल्टीपल विड्रॉल्स। एक बार तुम तोड़ दिए एम्प्यूल को, तो एम्प्यूल क्या हो जाएगा, बस डिस्ट्रॉय हो गया, अभी तुमको ड्रग उसमें से पूरा पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ ड्रग डोजेज फॉर एक्सटर्नल यूज, मान लो कि बाहर लगाने के लिए, अभी ये तो हम लोग बात कर लिए तुम्हारा इंटेरल और पार इंटेरल, है ना। तो एक्सटर्नल यूज के लिए अगर हम लोग बात करें, एक्सटर्नल यूज के लिए बात करें, तो बहुत सारा डोजेज फॉर्म आता है, जैसे लोशंस आता है ना, लिनीमेंट्स एंड लोशंस, है ना। अभी जाड़ा में देखो तुम, बहुत ज़्यादा हम लोग लोशन यूज़ कर रहे हैं, अगर लोशन लगा करके रखते हैं तो क्या क्रैक्स नहीं होता है स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्रैक्स नहीं आता है। उसी तरह से तुम्हारा आता है ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स, है ना, ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम। तो दीज आर फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन द स्किन एंड म्यूकोसा। ऑइंटमेंट क्या होता है, थोड़ा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जो कि थोड़ा ग्रीसी होता है, इनकंसिस्टेंसी, है ना, जैसे पोविडीन ऑइंटमेंट आता है आयोडीन का, उसी तरह से तुम्हारा म्यूपिरोसिन का आता है, जिसका टी बैक्ट बहुत फेमस नाम है। तो टी बैक्ट क्या है, ऑइंटमेंट है, ठीक है। बहुत सारा क्रीम भी आता है ना, क्रीम इज अ सेमी सॉलिड, लेस ग्रीस होता है, ओपेक इमल्शन होता है, जैसे क्लॉट्रीमाजोल क्रीम आता है, ऑयल इन वाटर, और ऑयल वाटर इन ऑयल भी आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ऑइंटमेंट या क्रीम भी यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल यूज के लिए। उसी तरह से पेस्ट आता है, पेस्ट तो बहुत फेमस है भाई, हर दिन मॉर्निंग में तुम रात में ब्रश करके सो रहे हो, पेस्ट क्या है, दिस इज ऑल्सो सेमी सॉलिड लाइक ऑइंटमेंट, बट इट इज नॉट अ नॉन ग्रीसी एंड और वाटर बेस्ड। उसी तरह से आता है तुम्हारा प्लास्टर। प्लास्टर देखो, किसी भी ऑर्थोपेडिक को तुम देखोगे, प्लास्टरिंग उसको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाई ए टिपिकल मुस्लिम क्लॉथ ऑन विच द ड्रग इज स्ट्रक टू अ रेजिनस बेस, और उसके बाद जैसे ही तुम उसको पानी में डिप करते हो, तो वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये क्या होने लगता है, हार्डनिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको डिप करके हम लोग रैप कर देते हैं, ग्रेजुअली वो हार्डन हो जाता है। उसी तरह से एक आता है तुम्हारा और डोजेज फॉर्म जेल बोलते हैं जिसको, है ना, जैसे वैसलीन जेल हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, जेल फॉर्म में। उसी तरह से और एक आता है सपोजिटरी या पिसरीज, बूजीज भी बोलते हैं उसका, है ना। दीज आर सॉलिड डोजेज फॉर्म मेंट फॉर इंसर्शन इन रेक्टम, वजाइना, यूरिथ्रा रिस्पेक्टिवली। इसको क्या बोलते हैं, सपोजिटरीज बोलते हैं, सपोजिटरीज और पेसरीज, ठीक है। और आता है तुम्हारा डोजेज फॉर्म इनहेलेंट्स जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, आराम से तुम इनहेल कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मीटर डोज इनहेलर हो गया, है ना। इस तरह का कैसेट रहता है, और इसमें फिर माउथ पीस रहता है, और यहाँ कैनिस्टर को जैसे ही हम लोग पुश करते हैं, तो ड्रग क्या होता है, यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इनहेलेंट्स आ सकता है इसमें, रोटाहेलर, अलग अलग तरह का इनहेलर आता है, वो तुम लोगों को डिटेल में अलग क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से सॉल्यूशन स्प्रेज भी आता है, जैसे तुम्हारा नेजीवियन एस, अभी जाड़ा में बहुत लोगों का नाक बंद हो जाता है, तो नेजीवियन एस आता है, जो हम लोग नाक में स्प्रे कर सकते हैं, उसमें ड्रग भी डाला हुआ रहता है, बहुत बार जाइलोमेटाजोलिन डाला हुआ रहता है ना। उसके बाद ड्रग का पैच भी आता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो ये भी क्या है, आराम से एक पैच लगा दो, और जनरली ऐसा जगह में लगाते हैं जहाँ पे स्किन नहीं होता है, ठीक है ना। तो स्किन सॉरी हेयर नहीं होता है, हेयरलेस, हेयरलेस स्किन, ठीक है ना। तो हेयरलेस स्किन पे हम लोग पैच को लगा देते हैं, वहाँ से क्या होता है, ग्रेजुअली
ड्रग एब्जॉर्ब होते जाता है, ठीक है। इंसुलिन पेन का अगर हम लोग बात करें तो इंसुलिन पेन तुम लोग सब पता नहीं देखे हो कि नहीं, दिखाएंगे तुम लोग को लाके कभी, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें तुम्हारा टिप में निडल रहता है, निडल के पीछे एक एक जो तुम्हारा रिफिल लोड करने का जगह रहता है, और इस तरफ में पूरा पेन का सिस्टम रहता है जहाँ पे एक रोटेट करने का लगा हुआ रहता है मीटर। अब जैसे जैसे इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि ड्रग लोड होते जाएगा, ठीक है ना। ड्रग लोड होगा, उसके बाद क्या होगा, ये दवा को, निडल को हम लोग डालेंगे, और ये प्लंजर को प्रेस करेंगे जैसे ही, तो वो ड्रग क्या हो जाएगा, एडमिनिस्टर हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इंसुलिन पंप्स भी आता है। तो इंसुलिन पंप क्या है, वो खुद ब खुद डोज कैलकुलेट कर लेता है, जितना तुम्हारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो ड्रग एडमिनिस्टर कर देता है। देखो, हम लोग बहुत लोग गलती करते हैं एक पॉइंट पे, जो तुम लोग को अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तुमने तो अभी किया भी नहीं क्लिनिकल प्रैक्टिस, तुमको अभी नहीं आइडिया लगेगा, ठीक है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अगर एक पेशेंट का शुगर मान लो कि 150 है, ठीक है, और हमको इसको लाना है 100, ठीक है, तो कितना यूनिट इंसुलिन देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखो कि ये हर पेशेंट का अलग अलग होगा, क्योंकि हर किसी का इंसुलिन का सेंसिटिविटी अलग अलग है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, समझे ना, ये कोई डेली वेज का नहीं है काम कि तुम एक कूली को पकड़ के लाए, सुबह से शाम तक काम किया तो उसको 500 रुपये पकड़ा देना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर शुगर किसी का हो सकता है कि 2 यूनिट हम देंगे और 150 से क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, और किसी के बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो हो सकता है कि 6 यूनिट जब हम देंगे तो ये 2 से कहाँ आएगा, 100 में आएगा। तो इसीलिए इसको जनरलाइज नहीं करना है कभी भी, ठीक है। तो मशीन क्या करता है, वो खुद से कैलकुलेट करता है कि इस पेशेंट का इंसुलिन रेसिस्टेंस कैसा है, शुगर का लेवल कैसा रहा है, और उस हिसाब से ड्रग को क्या करता है, डिलीवर कर देता है, ठीक है। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आर डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एडमिनिस्टर द ड्रग एंड ड्रग फॉर्मुलेशंस, ठीक है ना। एंड फॉर्म्स आर इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम लोग फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद इनबिल्ट ड्रग डोज होता है ना, कि उसमें ऑलरेडी ड्रग डोज ये किया हुआ है, और फिर एक जिसमें इनबिल्ट ड्रग डिलीवरी का नहीं है, तुम जितना देना चाहते हो तुम उस टाइम डिसाइड करके फिर दे सकते हो। जैसे रोटाहेलर डिवाइसेस है, अगर किसी को नहीं आराम हुआ तो चाहे तो दोबारा भी ले सकता है, बट जो इनबिल्ट रहेगा उसमें तुम चेंजेस नहीं कर सकते हो, बीच में मशीन खुद ब खुद क्या करेगा, डिसाइड करेगा, उसके बाद जो है तुम्हारा ड्रग डिलीवर करेगा। तो इन सारी चीज़ों में तुमको फिर लास्ट में हम फिर बता दे रहे हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई द गिवन डोजेज फॉर्म, ठीक है, क्वेश्चन लिख ही देते हैं, आइडेंटिफाई द गिवन डोजेज फॉर एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मान लो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफिकेशन का कितना नंबर रहेगा, 1 नंबर, है ना। उसके बाद तुमको उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, 2 नंबर, एडवांटेज 1 नंबर, डिसएडवांटेज 1 नंबर, समझ में आया। तो इस तरह से पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई बड़ा डोजेज फॉर्म है जिसमें ज़्यादा डिटेल है, क्वेश्चन अगर 10 नंबर का आ गया तो बस समझ लो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली तुम लोग को ये सेशन समझ में आया होगा अच्छा से। एक बार हम लोग, जाहिर सी बात है कि ये सारा चीज़ का जब भी हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे, और ऑब्वियसली तुम लोगों को जो भी डाउट्स है वो डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।